गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों क्षमा, मैं कहीं अन्य स्थान पे चला गया था, इसलिए बीच में वीडियो नहीं बन पाई। तो दोस्तों जो मुख्य जो विषय हैं, जो कंटेंट हैं, चाहे वो दैनिक जागरण का रहा हो चाहे जनसत्ता का, उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीटली और स्पष्ट रूप से डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अब सही से आप बने रहें हमारे साथ। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर वीडियो बनाइए, आप लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले जिस कंटेंट पे, जिस विषय पे, वो है ये जिम्मेदारी सामूहिक है। आखिर ऐसी क्या जिम्मेदारी है जिसमें हम सब की सहभागिता होनी चाहिए, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। स्पेशली आज जो हम बात करने वाले हैं विमेन सिक्योरिटी की बात करेंगे, विमेन प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और इसे लिखा है दोस्तों संगीता साहा जी ने। हाथरस की घटना के बारे में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे जानकारी ना हो, नहीं तो हर जगह जिस तरह से निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई है, पूरी दुनिया को जो हिला दी, झकझोर दी, वो है दोस्तों हाथरस की घटना। तो जो स्रोत है वहीं से लिया गया है, जो विचार विमर्श किया जाएगा उसी के इर्द गिर्द होगा। आखिर क्या कारण है कि आए दिन जिस गति से महिलाओं के ऊपर इस तरह के आरोप जो है बढ़ रहे हैं, कहाँ है आपका कानून, कहाँ है संविधान, कहाँ है वो नीति नियंता के लोग। लिखा हाथरस की घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी है। निर्भया मामले में बलात्कारियों का वकील अंत तक उन भयानक अपराधियों को बचाने का जुगत लगाता रहा, फांसी की तारीखों को आगे बढ़वाता रहा, पर अंततः उसकी हार हुई। मैं आपको बता दूं हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, मैं देखिए इस बात का भी समर्थन करता हूं कि यदि कोई पीड़िता है और जिस पीड़िता ने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, उसकी भी देखिए प्रमुखता और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है आजकल आप देख सकते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं सब चीज़ों की आड़ में एक सही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा के उसे कटघरे में डाल देते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं सजा न्याय वही जो सही समय पर हो, पर इस बात की भी प्राथमिकता दीजिए। जिस तरह आपके देश में भ्रष्टाचार है, जहाँ पे चंद पैसे फेंकने के बाद जो गवाह हैं, जो आई विटनेस रहे हो, जो एविडेंस रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। किस प्रकार से चंद पैसे दे के किसी सम्मानित व्यक्ति की पद और गरिमा को धूमिल किया जाता है। इस चीज़ को अगर हम लेकर देखें तो बहुत ज़रूरी है कि स्पष्ट तरीके से चीज़ों का जांच हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनके लॉयर होते हैं, जो वकील होते हैं, अंततः किस प्रकार से पूरी ताकत लगा देते हैं कि साम दंड भेदभाव जैसे भी हो, हमें अपने क्लाइंट को बचाना है। ठीक। अंतिम सुनवाई के बाद मीडिया के सामने कुटिल हंसी के साथ उसमें से एक अपराधी ने कहा था कि वह लड़की अगर इतनी ही अच्छी थी तो रात के 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। सोचिए महिलाओं को आप क्या समझ रहे हैं यदि इस तरह के बयान भरी न्यायालय में एक अपराधी दे रहा है कि आखिर क्या ज़रूरत थी महिला को बाहर निकलने की। तुम बताओगे क्या महिला को तुम समझते क्या हो। देखिए ये हमारा देश है, यहाँ पे सबका अधिकार बराबर है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और इस तरह के स्लोगन यदि आप भरी सभा में कहते हैं तो इससे आपकी सोच का पता चलता है, आपके परिवार की जो संस्कृति रही हो, जो सभ्यता रही हो, जो संस्कार रही हो, सारी चीज़ों से का पता चलता है कि आपका प्रभाव किसका कितना रहा है और आपके परिवार में वहाँ की स्त्रियों की क्या दशा रही है। ठीक है, ये पता चलता है। इस तरह वह महिलाओं के प्रति अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दे रहा था। हमारे समाज के एक बड़े तबके की भी यही सोच है, जिसके तहत वह औरतों को अपनी इस्तेमाल की वस्तु गुलाम समझकर उसकी हदों को अपनी इच्छानुसार तय करना चाहता है। मैं आपसे बता दूं, यदि कोई धर्म महिलाओं का शोषण करना सिखाता है, यदि कोई धर्म महिलाओं को गुलाम बनाने की बात करता है, तो आप भी समझदार और जागरूक बनिए। ऐसे धर्म को
पैरों से मार दीजिए छटक जाए। क्योंकि आप कोई उपभोग की वस्तु नहीं हैं, आप कोई किसी प्रकार की खाने पीने की सामग्री नहीं है, आप इस पृथ्वी जगत की जननी हैं। मैं स्पेशली महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में भी माँ है, बहनें हैं, फूआ हैं, चाची हैं, जो उनका योगदान रहा है मेरे खुद के इस व्यक्तित्व के जीवन में, मेरे परिवार को आगे बढ़ाने में। ये बात मुझे किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि कितने निडर और कितनी संघर्ष के बाद मुझे ये जीवन मिला, कितने कष्ट के, कितने पीड़ा के बाद मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया। अगर ये बात किसी और को समझ में नहीं आती तो जानवरों की श्रेणी में है। ऐसे बर्बर लोगों को जंगलों में भी शरण नहीं देनी चाहिए। जंगलों में इसलिए शरण नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारे, जब हम अध्यात्म की किताबें पढ़ते हैं, पुराण की किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे राम जी जब तक राजमहल में थे उन्हें राजा कहा गया, पर जैसे ही जंगल की तरफ प्रस्थान किए उन्होंने तमाम तरह की चुनौतियों, तमाम तरह के संघर्ष को जिस तरह से चुनौतीपूर्ण हल किया, उसके बाद उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो पर उस माँ के बारे में किसी ने चर्चा नहीं किया, उस सीता के बारे में बहुत ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं। वो बॉन्ड जो होता है, वो रिलेशन को किसी ने चर्चा नहीं किया। महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का क्यों समझा जाता है? इस मानसिकता से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो वुमेन सिक्योरिटी की बात होती है वो नहीं हो पाएगी। ये जो सभ्यता, ये जो आपका संस्कार है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है कि आखिर एक अच्छा नज़रिया बदलाव में लाया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे वहाँ का जो बच्चा है छोटे स्तर से ही सारी चीज़ों को प्राथमिकता दे। एक महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से देखे, किसी गुलाम या उपभोग की नज़र से ना देखे। उनके साथ मनमानी करना चाहता है, यही सोच हाथरस, बारह टोंक, मुजफ्फरपुर, लखनऊ सहित देश के हर हिस्से में रोज होते बलात्कार और तमाम प्रकार के यौनिक अपराध की वजह भी है। मैं आपको बता दूं, देश के, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं भारत जैसे देश के विषय में, जहां पे आप देख सकते हैं अभियांत्रिक अभी भी कहीं कहीं शून्य है। ऐसे हज़ारों रेप हमारे देश में होते हैं, पर जहाँ कुछ ही आपराधिक जो मामले हैं, जो शोषण या बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो दर्ज हो पाती हैं। अन्यथा जो वहाँ के बड़े दबंग लोग हैं, पैसा फेंक कर चौकी थानों पे, या जो पीड़िता है उसके परिवार वालों का मुंह दबा देते हैं। तो ये जो समाज है, ये जो गंदगियाँ हैं बढ़ती जा रही हैं। यदि आप ऐसे ही सहेंगे, इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, इसमें अपना सहयोग और समर्थन करेंगे ऐसे चीज़ों को दबाने में, तो एक दिन आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन के साथ भी होगा। ये बात आप याद रखिएगा। सांप से दोस्ती करनी अच्छी नहीं होती है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के प्रति आपराधिक कृत्य के रोकने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक अपराध सहित तमाम यौनिक अपराधों पर सख्त कानून बनाकर इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों देख सकते हैं 2013 में किस प्रकार से रिपोर्ट दी गई, और रिपोर्ट के अनुसार ही सरकार ने जो महिलाओं के शोषण, महिलाओं का जो जेंडर भेद डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे संबंधित चीज़ों पे कानून बनाया। विभिन्न मामलों में फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक के कठोर प्रावधान किए गए। इन संदर्भों में लोगों की समझ और जागरूकता भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। तभी अब मामले की तुलना में कई गुना ऐसे मामले कानून की चौखट तक पहुंचने लगे हैं। साथ ही अनावश्यक शर्म और हया की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को कहता हूं कि इस तरह का अगर यदि कोई कृत्य करे, यदि जांच में पाया गया कि उसने रेप किया है या किसी प्रकार से किसी महिला का शोषण शारीरिक या मानसिक रूप से किया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और ये हमारा कानून कहता है, ये हमारे देश का जुडिशरी पिलर कहता है। पर हमारे देश में जो करप्शन इतने चरम स्तर पर है मित्रों, दोस्तों, जहाँ पे आजकल कुछ षड्यंत्रकारी हैं, कुछ कंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं जो महिलाओं की मदद से ही लोगों का व्यक्तित्व उजाड़ रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी दंडित करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने की बहुत आवश्यकता है।
यह मानी हुई बात है कि हर बेहतर प्रयास को कमोबेश सफलता मिलती ही है, पर क्या इससे ऐसे जघन्य अपराध कम हुए हैं? लड़कियों को समानता पूर्वक सुरक्षित तरीके से जिंदगी जीने को आज़ादी मिल सकी है। कदम कदम पर लैंगिक भेदभाव के जाल से लड़की मुक्त हो पाई है। क्या इस सख्त प्रावधान और लोगों की बड़ी जागरूकता लगभग हर मिनट गलियों, चौक चौराहों, सड़कों और यहाँ तक कि घरों में होने वाले बलात्कार और छेड़खानी के अपराधों में कमी ला पाए? अपने अनकिए अपराध का दंड और दंश झेलती तिल तिल कर मरती औरतों का दर्द क्या यह कानून कुछ कम सका? प्रश्न अनगिनत हैं और दुखद स्थिति है कि ज़्यादातर का उत्तर नहीं में है। हमारे देश में आप एक चीज़ को विश्वास के साथ मैं आपसे बताऊं, और जो भी लोग ऐसे चीज़ों में पहले से उलझ चुके हैं, उलझ का मतलब है जो संगलित हो चुके हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे मौजूद थे, देखे हैं चीज़ों को, परिवार पे किसी प्रकार की कभी मुसीबत आई है तो जिस प्रकार से सहयोग, विरोध धमकाया गया है पुलिस के द्वारा, उस चीज़ को भी आप मानिएगा। हमारे देश में अगर इतने कानून हो रहे तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है। चंद पैसों के दम पर जिस प्रकार से वो केस को रफा दफा करके हटा देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की बेटी है। तकलीफ़ इसके परिवार के प्रत्येक सदस्य पे भी हो रही है। इस महिला के साथ जो किया गया है, जिस पीड़ा के साथ वो ज़िंदगी भर जिएगी, वो दंश परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी झेलना पड़ेगा। यदि वो बात ये समझते हैं तो ऐसा कभी नहीं करते। तो हमें आवश्यकता है कि ऐसे करप्ट और भ्रष्ट पुलिस वालों के प्रति भी हमें जागरूक होने की। यदि आप परिवार के पढ़े लिखे सदस्य हैं तो एक डायरी बनाइए, उसमें अच्छे अच्छे लोगों का नंबर लिखिए। मैं सही बता रहा हूँ, आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ होगा। आप अपने ज़िले के डीएम, एसपी, एसडीएम, ठीक है, दरोगा, इंस्पेक्टर, लेखपाल, ऐसे तमाम प्रशासनिक और जुडिशरी सेक्टर से संबंधित अधिकारियों का नंबर अपने पास लिखें। कभी भी किसी प्रकार की इस तरह की यदि घटना होती है, पुलिस के द्वारा आपका सहयोग नहीं किया जाता, तुरंत उनके बड़े ऑफिसर को फ़ोन करिए, आप तहलका मचा देंगे। डेली करिए ना, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप किस चीज़ का तनख्वाह ले रहे हैं? हमारे सेफ्टी के, सिक्योरिटी के लिए आप पैसे ले रहे हैं हमसे, और आप यदि हमारी नहीं सुनेंगे तो मंगल ग्रह से आए हुए जीव जंतुओं के बारे में सुनेंगे, या फिर हम वहाँ आपको भेज दें, ट्रांसफ़र कर दें। आज भी बलात्कार, छेड़खानी और ऐसे अन्य अपराधों के अधिकांश मामले झूठे सम्मान, कानूनी समझ की कमी, रसूख, दारू का असर, गरीबी, सामाजिक बनावट, औरतों की दोयम स्थिति आदि के कारण दबे रह जाते हैं। जो चंद मामले कानून की चौखट तक पहुंचते भी, उनमें से ज़्यादातर आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो अपराध हुआ है महिलाओं के साथ, वो गरीब तबके, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ हुआ, क्योंकि उन्हें पता है चंद पैसे फेंक के इनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। यदि इनका मुंह बंद नहीं होगा तो पुलिस वालों को पैसा दे के इनके माध्यम से धमका दिया जाएगा और पूरा का पूरा जो केस रफा दफा कर दिया जाएगा। इसीलिए यही कारण है। यदि ऐसे किसी भी भ्रष्ट ऑफिसर को, पुलिस वालों को पाया गया ऐसे जघन्य कृत्यों को दबाने में, तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी, वो जो दोषी व्यक्ति है जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया, उससे भी खतरनाक सज़ा उस पुलिस वाले, उस ब्यूरोक्रेट को मिलनी चाहिए। तब जाके हमारा देश एक अच्छी सोच की तरफ आगे बढ़ेगा, तब जाके महिलाओं के सही साथ सम्मान होगा। आंकड़ों के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में प्रति 1 लाख की आबादी पर दर्ज महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर 62.4% रही, जबकि 2018 में 58.8% थी। ऐसे अपराधों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, एसिड हमले, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता, अपहरण आदि शामिल है। गौरतलब की आंकड़े हैं जो देखिए, आप देख सकते हैं कि यदि एक महिला से कोई पुरुष प्रेम करता है या फिर प्रेम का छलावा देता है, प्रेम जैसे शब्द, प्रेम जैसे ईश्वर रूपी भाव को बदनाम करने की कोशिश करता है, यदि वो महिला उसके इरादे समझ जाती है, उसका उद्देश्य समझ जाती है और वो इस बात का इनकार कर देती है या फिर किसी कारणवश वह उसको इनकार कर देती है, तो देख सकते हैं कि आज के जो कुछ मूर्ख युवा हैं, कुछ भटके हुए युवा हैं, वो किस प्रकार कितना जघन्य कार्य कर देते हैं। कोई बलात्कार कर देता है,
तो कोई एसिड फेंक देता है, कोई मार पीट देता है। यदि किसी महिला को यदि आप ये करने जाएं ऐसे कृत्य, तो सबसे पहले अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को भी देखें। पुलिस डायरी में दर्ज होते हैं, जबकि बलात्कार के ऐसे लाखों अपराध हैं जिनकी आवाज़ कानून की चौखट तक पहुंच ही नहीं पाती, या पहुंचती भी है तो रसूखदारों की दबिश और पैसे के खेल में दबा दी जाती है। अनगिनत ऐसे भी मामले होते हैं जो परिवार के कथित सम्मान और सम्मान की भेंट चढ़ जाते हैं। साथ ही बलात्कार के अलावा उपरोक्त वर्णित अन्य अपराधों के सैकड़ों मामले भी देश भर में हर रोज होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े पदों पे विराजमान MP MLA हैं, सांसद और विधायक हैं जो पहले से दागी बागी हैं। कुछ पे तो ऐसे मुकदमे हैं विमेन को लेकर, महिलाओं के प्रति जो उनका रवैया रहा है बेहद ही संवेदनशील रहा है। कहीं बलात्कार है तो कहीं महिलाओं का शोषण है। ऐसे लोगों को हम कैसे प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं संसद विधानसभा में? हमें अपने ऊपर भी शर्म करनी चाहिए। विचारणीय मुद्दा है कि क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा या बदलाव का कोई रास्ता है? भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में हमारी व्यवस्था पुरुष द्वारा और पुरुष के लिए काम करती है। एक लड़के को बचपन से ही लैंगिक श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया जाता है। खेल में, बात व्यवहार में, कामकाज से लेकर तमाम गतिविधियों के माध्यम से वह अपने पौरुष की शक्ति और श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाता हुआ उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ता है। अक्सर उसे उसके गलत आचरण पर भी तारीफें मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक पुरुष 5-6 लड़कियों के साथ, गलत मत मानिएगा, ये वास्तविकता है, इसे व्यवहारिक रूप से समझिए आप लोग। 5-6 लड़कियों से उसका अफेयर है तो पुरुषों में उसकी स्थिति बहुत ही प्रबल दावेदारी के रूप में मानी जाती है कि वाह भैया, यू आर ऑसम, मतलब सबसे आप अलग हैं। क्या है आपके अंदर ऐसी खूबियाँ कि आप 5 लड़कियों के साथ आपका अफेयर चल रहा है, हमारे पास एक भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं जो होती हैं सरल स्वभाव की होती हैं। अब सोचिए वो कितना झूठ बोलता होगा, उसके इरादे कितने गंदे होंगे। जो महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार कर सकता है वो सगा किसी का नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को भी आपराधिक मामलों में रखना चाहिए, आपको बता दें। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ये किसी के नहीं है। दूसरी तरफ महिलाओं को उनकी बढ़ती उम्र के साथ तमाम नसीहतें दी जाती हैं। उन्हें उनकी कमज़ोर सामाजिक स्थिति का भान कराया जाता है। घर की दोहरी से बंधे रहने की सीख दी जाती है और घरेलू क्रियाकलापों में पारंगत किया जाता है। आखिर क्या कारण है? कि क्या कोई ठेका ले लिया गया है जो आदिकाल से चलता आ रहा कि नहीं महिलाएं चूल्हा पाठ करेंगी, महिलाएं जो है कि पुरुषों से उनकी समानता नहीं की जाएगी, उनकी तुलना में वो कम हैं, उनको कम पढ़ाया जाएगा, कम खिलाया जाएगा, कम पैसे दिए जाएंगे। यही कारण कि हमारे जो देश की स्थिति है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। नहीं तो महिलाओं में जो सीखने और समझने की शक्ति है ये ईश्वर ने पुरुषों से प्रबल बनाया है। मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ, यदि आपके परिवार में एक लड़का एक लड़की है, छोटे से उम्र के हैं, तो आप देखिएगा सबसे तेज विकास किस में होता है? सोचने, समझने, बोलने की हर एक क्षमता में सबसे पहले उस लड़की में होगा, क्योंकि ईश्वर ने उसे कुछ अलग बनाया है। फिर भी हम इस बात को भूल जाते हैं और तमाम तरह के मतलब पर्दा फेंक कर उसे लास्ट तक कमजोरी कर देते हैं। नहीं, तुम हाईटेक पढ़ाई नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, तुम घर से ही पढ़ो, तुम ये कपड़ा नहीं पहनना, वो नहीं पहनना है। बस जो हमारे अंदर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो एक हाइपोथेसिस जो हमारी मेंटालिटी बन गई है उसी का एक कारण है। ऐसे में स्वाभाविक दोहरी व्यवस्था, द्वयं सोच वाला समाज असंतुलित ही होगा। ऐसी असंतुलित सामाजिक व्यवस्था में पला बड़ा पुरुष अगर कोई गलत काम करता है तो दूसरी सिर्फ वही कैसे हो सकता है? उसके किसी अपराध के लिए उसके साथ साथ उस पूरी व्यवस्था को दोषी क्यों नहीं मानना चाहिए जिसने उसे ऐसा बनाने के लिए खाद पानी दिया? आवश्यकता इस बात की है कि बदलाव और सुधार कानून के साथ साथ सामाजिक बनावट में भी हो। स्त्री का दोयम घोषित करने वाली परंपराओं कुरीतियों पर रोक लगे। बेटे बेटी दोनों की परवरिश समतापूर्ण तरीके से होनी चाहिए। नियम कायदे, कहीं आने जाने के समय की पाबंदियां, कामकाज की बातें दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।
लड़कियों की तरह लड़कों को भी सीख देकर उनकी हदों का एहसास कराकर उन्हें बेलगाम होने से रोका जा सकता है। वे कब क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उनके मित्र परिचित कौन है, इसकी पूरी जानकारी परिवार वालों को होनी चाहिए। ये दोस्तों इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यदि आपकी बच्ची ये चीज़ समझने में उसका समझ जो है डेवलप नहीं हो पा रहा है तो आप बताएं, आप थोड़ा सा बैकअप लीजिए, सामने वाले व्यक्ति के बारे में अन्य लोगों से पूछिए कि ये व्यक्ति किस स्वभाव का है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। बहुत जानकारी लेने की आज आवश्यकता है क्योंकि कई महिलाओं का इस प्रकार से भी शोषण हो रहा है जो फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए, मतलब एक आर्टिफिशियल सारी चीज़ें होने के बाद और फेक सारा ड्रेस होने के बाद जब वो उनके प्रेम पंजाल में फंस जाती हैं उसके बाद उनका शोषण होता है। ऐसे तमाम तरह के आपराधिक मामले बढ़ जाते हैं जो कि स्त्री पे, एक माँ बहन बेटी पे नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यदि आप किसी से रिलेशन में भी हैं, यदि वो लड़का सच में आपको प्यार करता है, आपसे भविष्य में शादी करेगा, तो आप पहली प्राथमिकता यही है कि आप अपने परिवार वालों को इस बात के लिए बता दें कि फला लड़के से मैं प्रेम करती हूँ। आप जाके उसके घर पे बात करिए, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, किस प्रवृत्ति का है, क्या है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाएंगी। ये जिम्मेदारी जब अपने भाई को माँ बाप पे छोड़ेंगी तो वो अच्छे तरीके से संबंध होगा, बेहतर होगा। कल को आपके बीच में झगड़े भी होंगे तो परिवार वाले उस चीज़ को सुलझा लेंगे, अन्यथा आप ऐसे ही आपका शोषण होता रहेगा जैसे अन्य लड़कियों का हो रहा। तो आप ये जिम्मेदारी ज़रूर अपने परिवार या परिवार के किसी अन्य समझदार व्यक्ति को ज़रूर दें। ये कदम जब उनमें सुधार लाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज में भी बदलाव आएगा और बलात्कार, छेड़खानी और जैसे जघन्य अपराध भी कम होने लगेंगे। साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है कि सरकारें बढ़ते बाजार की हदों को तय करें। व्यवसाय आवश्यक है पर उसकी बढ़ती सीमाओं और पैसे की अनंत भूख ने हमारे समाज और संस्कृति की जड़ों को खोखला कर दिया है। उसके सही और गलत की सीमाएं सिर्फ पैसे से तय होने लगी हैं। कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था को वो अपनी अंगुलियों पर नचा रहा है। आज चमक, रंगीनियाँ, सब कुछ पा लेने की होड़ में दूसरे को पछाड़ कर आगे निकलने की जानलेवा दौड़ आदि ने हमारे मूल्यों को हमसे छीन लिया है। मोबाइल कंपनियों की आपसी व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता ने इसे हर हाथ के लिए सुलभ बना दिया। जिस व्यक्ति को 2 शब्द लिखने नहीं आता वह भी धड़ल्ले से मोबाइल और नेट चला रहा है। खासकर युवाओं को आकृष्ट करने के लिए उनके सामने अभद्र और कुत्सित भावनाओं को भड़काने वाली चीज़ें परोसी जा रही हैं। बेलगाम पोर्न का बाजार इस भयावह दावानल में घी का काम कर रहा है। नग्नता कब लोगों के मनोरंजन की वस्तु हो गई पता ही नहीं चला। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, पर आजकल जिस तरह से तमाम तरह के स्मार्टफोन, मोबाइल गैजेट्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसके बाद हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा रात को 2 बजे क्या देख रहा है या फिर अकेले रूम में क्या कर रहा है। इस पर बहुत बड़ा सर्विलांस करने की ज़रूरत है, निगरानी करने की आवश्यकता है कि मेरा बेटा किस दिशा में जा रहा है। इस पर भी बहुत ही आवश्यकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे माध्यमों को लोगों को भड़काने और भटकाने में लगे हैं। इसी में उनके व्यावसायिक फ़ायदे छिपे हैं। समाज कहाँ जा रहा है, इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। स्थिति बर्बादी की हद तक बिगड़ती जा रही है। इन जटिल मुद्दों का हल तलाशने की जिम्मेदारी हमारी पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था और सरकार सबकी सम्मिलित रूप से है। आवश्यक है कि सभी इस बेलगाम दौर पर रोक लगाने के लिए अपने अपने हिस्से का काम करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।